कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की जो मीलों दूर जमीन के नीचे आने वाले भूकंप को सिर्फ अपने पैरों से सुन सकता है। एग्जैक्टली जिसका दिल किसी स्पोर्ट्स कार के इंजन जितना ताकतवर है। और जो बिना अपनी मांसपेशियां थकाए खड़े खड़े ही गहरी नींद सो सकता है। हाँ, तो जब हम प्रकृति के चमत्कारों की बात करते हैं तो अक्सर ध्यान बहुत दूर चला जाता है। लेकिन आज हम एक ऐसे जीव की बात करने वाले हैं जिसने मानव सभ्यता का इतिहास अपने कंधों पर धोया है, यानी घोड़ा। बिल्कुल, और आज का सफर सच में बहुत अलग होने वाला है। हाँ, और आज के इस सफर की शुरुआत हम एक बहुत ही खास सीक्रेट वर्ड के साथ कर रहे हैं, और वो शब्द है विवेक। विवेक यानी विजडम। हाँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये उस गहरे ज्ञान और सही गलत को पहचानने की समझ का प्रतीक है जिसकी आज इस डीप डाइव में हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार सच में विज्ञान, इतिहास और भावनाओं का एक ऐसा अद्भुत सफर है जो इन शानदार जीवों को देखने का नजरिया ही बदल देगा। सही बात है। अक्सर हम घोड़ों को सिर्फ स्पीड या ट्रांसपोर्ट का साधन मान लेते हैं, लेकिन उनके भीतर एक पूरी की पूरी हाईटेक जैविक प्रणाली यानी बायोलॉजिकल सिस्टम काम कर रहा है। और उसको समझना किसी के लिए भी बेहद रोमांचक हो सकता है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इन शानदार जीवों के उन अनछुए पहलुओं को डिकोड करें जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। बिल्कुल। वैसे इस ज्ञानवर्धक सफर में आगे बढ़ने से पहले सुनने वालों से एक छोटी सी अपील है कि अगर ये डीप डाइव पसंद आए तो इस शो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प सफर आगे भी मिलते रहें। हाँ, इससे सच में नई चीजें डिकोड करने की ऊर्जा मिलती है। चलिए इसको अनपैक करते हैं। घोड़ों की इस जादुई दुनिया को समझने के लिए हमें आधुनिक विज्ञान से पहले प्राचीन भारत की उस वैज्ञानिक विरासत की ओर चलना होगा जिसने सदियों पहले ही इस जीव को डिकोड कर लिया था। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है, क्योंकि जब प्राचीन भारत की बात आती है तो अक्सर लोग सोचते कि वहां सिर्फ दर्शन या अध्यात्म था, है ना? हाँ, लोग अक्सर वही सोचते हैं। लेकिन घोड़ों के मामले में जो विज्ञान उस समय विकसित हुआ वो आज के मॉडर्न वेटनरी साइंस को भी हैरान कर देता है। सच में? मतलब एंशिएंट टाइम्स में वेटनरी साइंस? बिल्कुल। महाभारत काल से भी बहुत पहले ऋषि शालिहोत्रा ने अश्वशास्त्र नाम के एक विस्तृत ग्रंथ की रचना की थी। उन्हें दुनिया में घोड़ों के विज्ञान का प्रथम ज्ञाता माना जाता है। ओह वाओ, अश्वशास्त्र। ये कब की बात होगी लगभग? ये करीब 1500 ईसा पूर्व की बात है, और ये कोई साधारण किताब नहीं थी। इसमें घोड़ों की एनाटॉमी, उनकी बीमारियां, सर्जरी के तरीके और उनके बिहेवियर का पूरा साइंटिफिक एनालिसिस था। 1500 ईसा पूर्व में सर्जरी और एनाटॉमी? ये तो सच में चौंकाने वाला है। और जब महाभारत काल की बात आती है तो पांडव नकुल का नाम भी तो इसी विज्ञान से जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल। कहानियों में तो उन्हें बस एक अच्छा घुड़सवार बोल दिया जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सही पकड़ा। नकुल सिर्फ एक घुड़सवार नहीं थे, बल्कि वो अपने जमाने के सबसे बड़े इक्वाइन साइकोलॉजिस्ट और चिकित्सक थे। इक्वाइन साइकोलॉजिस्ट? हाँ। मतलब घोड़ों के मनोविज्ञान को समझने वाले। हाँ, प्राचीन टेक्स्ट बताते हैं कि नकुल घोड़ों के बिहेवियर को इतनी बारीकी से समझते थे कि वो उनके स्वभाव के हिसाब से ही उनका इलाज और ट्रेनिंग करते थे। सही बात है। और उस काल में हाइब्रिड के घोड़े सिर्फ युद्ध की मशीन नहीं होते थे, उन्हें बहुत ऊंचा दर्जा मिला हुआ था। वो यश, शांति, समृद्धि और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। तो मतलब किसी राज्य के पास कितने अच्छे घोड़े हैं उससे उसकी पावर तय होती थी। एकदम सही। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज थोड़ी अजीब लगी। आजकल कॉर्पोरेट दुनिया में या साइकोलॉजी में हम इंसानों को समझने के लिए वो मायर्स ब्रिग्स जैसे पर्सनालिटी टेस्ट यूज करते हैं ना? हाँ, करते हैं। तो क्या ये सच है कि प्राचीन काल में घोड़ों के लिए भी ऐसा कोई टेस्ट या क्लासिफिकेशन होता था? मतलब क्या वो सच में रंग देखकर घोड़े का नेचर बता सकते थे? ये एनोलॉजी बहुत ही दिलचस्प है, और इसका जवाब है हाँ। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने घोड़ों का जो वर्गीकरण किया था वो मॉडर्न बिहेवियरल जेनेटिक्स का ही एक अर्ली फॉर्म था। अच्छा, कैसे? उन्होंने घोड़ों को 3 मेन साइकोलॉजिकल और फिजिकल कैटेगरीज में बांटा था: सात्विक, राजसी और तामसिक। ओके, सात्विक मतलब थोड़ा शांत टाइप का। हाँ, सात्विक स्वभाव वाले घोड़ों को बहुत शांत, बुद्धिमान और आज्ञाकारी माना जाता था। इनका रंग मेनली श्वेत यानी सफेद होता था। तो इनको युद्ध में यूज करते थे? नहीं, इन्हें युद्ध के लिए नहीं, बल्कि पवित्र अनुष्ठानों और शांति संदेशों के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि ये ज्ञान और दिव्यता के प्रतीक थे।
एक मिनट, अगर सात्विक घोड़े इतने शांत थे तो युद्ध के मैदान का जो शोर होता है, हाँ, तीरों की बौछार और हाथियों की चिंगाड़, वहां लड़ने के लिए तो किसी बिल्कुल अलग ही माइंडसेट वाले घोड़े की जरूरत होती होगी, है ना? बिल्कुल। और वहीं पर आते हैं राजसी श्रेणी के घोड़े, ये वो घोड़े थे जिन्हें हम सच्चा योद्धा कह सकते हैं। यानी वॉरियर हॉर्सेस। सही कहा। इनका स्वभाव बहुत ऊर्जावान, निडर और थोड़ा एग्रेसिव होता था। ये युद्ध के माहौल में घबराने के बजाय और ज्यादा अलर्ट हो जाते थे। और इनका रंग कैसा होता था? इनका रंग अक्सर लाल या उससे मिलता जुलता होता था, जो साहस और ऊर्जा का प्रतीक था। और एक तीसरी कैटेगरी भी थी, तामसिक। तामसिक घोड़े कैसे होते थे? ये स्वभाव से थोड़े सुस्त, भारी भरकम और स्लो रिएक्शन वाले होते थे। इनका रंग श्याम या पीला होता था। इन्हें ज्यादातर भारी सामान ढोने के काम में लाया जाता था। अरे वाह! तो अगर हम राजसी स्वभाव और सच्चे योद्धा की बात कर ही रहे हैं, तो 16वीं सदी के उस महान मारवाड़ी घोड़े का जिक्र करना तो बनता है, जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी थी। आप महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। चेतक की कहानी सिर्फ एक जानवर की वफादारी नहीं है, वो राजसी अश्व के उस साहस का सबसे बड़ा प्रूफ है। हल्दी घाटी के युद्ध में जब एक हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह कट गया था, तब भी उसने हार नहीं मानी थी। हाँ, ये सच में एक अद्भुत किस्सा है। 3 पैरों के सहारे अपने घायल स्वामी को पीठ पर लादकर उसने 21 फुट चौड़े नाले को एक ही छलांग में पार कर लिया था। और चेतक की वो छलांग बायोलॉजी और वफादारी दोनों का एक ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट है जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। वो मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा था और इस नस्ल की एक बहुत ही स्पेशल फिजिकल बनावट होती है। वो उनके कानों की वजह से ना? हाँ, मारवाड़ी घोड़ों की सबसे बड़ी पहचान है उनके हृदय के आकार के कान, यानी कर्ल्ड ईयर्स। ये कान ऊपर से अंदर की तरफ मुड़े होते हैं और लगभग आपस में जुड़ जाते हैं। मैंने देखा है वो फोटोज में, बहुत शार्प लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कान 180 डिग्री तक घूम सकते हैं। एक अकूस्टिक फनल की तरह काम करते हैं ये, यानी आसपास की सारी आवाजों को खींच लेते हैं। लेकिन मारवाड़ी नस्ल को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी तो रही है ना? हाँ। वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने हमेशा बोला है कि भारत में इतने शानदार घोड़े नहीं हो सकते और ये नस्ल जरूर बाहर से आई होगी, जैसे अरब या मंगोलिया से। हाँ, ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मिथ था, लेकिन अब मॉडर्न साइंस ने इस दावे को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। अच्छा, साइंस ने कैसे साबित किया? लेटेस्ट एंशिएंट डीएनए रिसर्च और जेनेटिक मैपिंग से उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि मारवाड़ी घोड़े सिर्फ अरब या मंगोल नस्ल की कॉपी नहीं है। इनके डीएनए में जो स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स मिले हैं, वो कंफर्म करते हैं कि ये भारत की ही स्वदेशी और प्राचीन नस्ल है। ओह, मतलब उन्होंने यहाँ के क्लाइमेट और ज्योग्राफी के हिसाब से खुद को इवॉल्व किया है। एकदम सही। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम इतिहास के पन्नों से निकलकर बायोलॉजी के उस हाईटेक रेडार सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जो इन घोड़ों के अंदर नेचुरली फिट है। बिल्कुल, इनके सेंसस तो सच में लाजवाब है। जैसे जब हम सुनते हैं कि युद्ध के मैदान में या जंगल में घोड़े इतने अलर्ट कैसे रहते थे, तो अक्सर उनकी सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री का जिक्र होता है। लेकिन साइंस में तो जादू जैसा कुछ नहीं होता ना, तो ये सिक्स्थ सेंस असल में काम कैसे करती है? साइंस की भाषा में ये कोई जादू नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल सेंसस का एक बहुत ही एडवांस्ड नेटवर्क है। घोड़े एक नेचुरल अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह होते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो मीलों दूर आने वाले भूकंप की तरंगों को अपने पैरों से महसूस कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, खोरों से मतलब जमीन पर पैर रखने भर से वो मीलों दूर का भूकंप महसूस कर लेते हैं? ये तो थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है। कान से सुनना तो समझ आता है, पर पैरों से कैसे? सुनने में अजीब लगता है, पर इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक प्रमाण है। घोड़े के खोरों के अंदर लामिने नाम का एक बहुत ही सेंसिटिव टिश्यू होता है। लैमिनिन। ओके। जब जमीन के नीचे से माइक्रोसाइज्मिक वाइब्रेशंस यानी सूक्ष्म भूकंपीय कंपन पैदा होते हैं, जिन्हें इंसान फील भी नहीं कर सकता, तो वो कंपन उनके खुरों से होते हुए सीधे उनके नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। ओह, तो मतलब आवाज हवा में आने से पहले ही उन्हें जमीन से सिग्नल मिल जाता है। बिल्कुल। इसके बहुत क्लियर हिस्टोरिकल प्रूफ्स हैं।
जैसे 1975 में चाइना के हाइचेंग में और 2011 में जापान के भूकंप के दौरान मशीन्स के सायरन बजने से बहुत पहले ही घोड़ों ने अजीब तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया था। भागने की कोशिश कर रहे होंगे। हाँ, वो अस्तबलों से भागने की कोशिश कर रहे थे। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला फैक्ट है। तो क्या वो सिर्फ भूकंप ही भांपते हैं? नहीं, उनके सेंसर्स इससे भी आगे जाते हैं। तूफान आने से कुछ घंटे पहले हवा के दबाव में यानी बैरोमेट्रिक प्रेशर में जो एकदम माइनर सी गिरावट होती है, घोड़ों की स्किन और कान उसे तुरंत कैच कर लेते हैं। अच्छा, बर्ड्स की तरह। हाँ, और बर्ड्स की ही तरह मॉडर्न रिसर्च बताती है कि घोड़े भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंजेस को फील कर सकते हैं, जिससे उन्हें डायरेक्शन का पता चलता है। और अगर इनकी देखने की क्षमता की बात करें तो ये किसी 360 डिग्री रेडार से कम थोड़ी है। इनकी आंखें सिर के बिल्कुल दोनों साइड में होती हैं, है ना, जिससे इन्हें लगभग 360 डिग्री का व्यू मिलता है। हाँ, उनका विजुअल फील्ड बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक सवाल आता है दिमाग में, अगर वो हर तरफ देख सकते हैं तो फिर उन्हें पीछे से आने वाले किसी अचानक इंसान से डर क्यों लगता है? यही तो वो दिलचस्प कैच है। 360 डिग्री का विजन तो होता है, लेकिन आंखों की इस स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से उनके दो एकदम एग्जैक्ट ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट्स कहाँ पर? एक ब्लाइंड स्पॉट बिल्कुल उनकी नाक के ठीक सामने होता है, यानी वो ठीक अपने मुंह के सामने रखी किसी चीज को क्लियर नहीं देख सकते। ओहो वाओ, मतलब नाक के ठीक आगे अंधेरा। हाँ, और दूसरा ब्लाइंड स्पॉट ठीक उनकी पूंछ के पीछे होता है। अब एवोल्यूशन के हिसाब से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो चरने वाले जानवर हैं। सर नीचे करके घास चरते वक्त उन्हें चारों तरफ आने वाले प्रेडेटर्स पर नजर रखनी होती थी। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। और रंगों का क्या? क्या वो हमारी तरह पूरी दुनिया को रंग बिरंगा देखते हैं? नहीं, उनकी दुनिया इंसानों जितनी कलरफुल नहीं होती। घोड़ों की आंखों में इंसानों की तरह 3 कोन सेल्स नहीं होते, सिर्फ 2 ही होते हैं। मतलब वो कलर ब्लाइंड होते हैं किसी हद तक? एक तरह से वो लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर पाते। वो दुनिया को मेन रूप से नीले और पीले यानी ब्लू और येलो के शेड्स में देखते हैं। तो मतलब एक लाल सेब उन्हें कैसा दिखता होगा? हरा या पीला? हाँ, उन्हें वो लाल सेब हरा या पीला सा ही नजर आएगा। अमेजिंग। अब विजन के बाद अगर कानों पर वापस आएं तो अभी हमने मारवाड़ी घोड़े के 180 डिग्री घूमने वाले कानों की बात की थी। उनके कान तो किसी सैटेलाइट डिश जैसे लगते हैं मुझे। बिल्कुल, और आपको पता है उनकी बनावट में 16 अलग अलग मसल्स का यूज होता है। सिर्फ कान घुमाने के लिए 16 मसल्स? हाँ, और उनकी सुनने की फ्रीक्वेंसी रेंज 14 हर्ट्ज से लेकर 25 किलो हर्ट्ज तक होती है। इस नंबर को अगर हम आम इंसान की कैपेसिटी से कंपेयर करें तो कैसा रहेगा? देखिए, एक आम इंसान मुश्किल से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकता है, लेकिन घोड़े 25 किलो हर्ट्ज तक जाते हैं। यानी वो उन अल्ट्रासोनिक आवाजों को भी सुन सकते हैं जो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। अरे वाह! तो जब कोई घोड़ा अचानक कान खड़े करके किसी एक डायरेक्शन में देखता है और हमें वहां कुछ नहीं दिखता, तो इसका मतलब वो पागल नहीं हो रहा है? नहीं, वो बिल्कुल भ्रम में नहीं है। वो दरअसल उस दुनिया को सुन रहा है जहां तक हमारी इंद्रियां पहुंच ही नहीं सकती। वाओ! अब इस पूरे चलते फिरते हाईटेक सेंसर सिस्टम को जो बायोलॉजिकल इंजन चलाता है वो तो और भी हैरत अंगेज है। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं तो घोड़ा एक हाई परफॉर्मेंस फार्मूला 1 रेसिंग कार की तरह है, लेकिन उसका फ्यूल टैंक किसी ने बहुत ही अजीब तरीके से डिजाइन किया है। एक स्पोर्ट्स कार जिसका फ्यूल टैंक बहुत छोटा है, ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ना? हाँ, क्योंकि इतने विशाल शरीर वाले इस जानवर का पेट सिर्फ 5 से 7 लीटर की कैपेसिटी का होता है। एक मीडियम साइज के कुत्ते का पेट भी उसके बॉडी के रेशियो में इससे बड़ा होता है। और शायद यही वजह है कि उन्हें हमेशा चरते हुए देखा जाता है। हाँ, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारा खाना खा ही नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन छोटे पेट से भी ज्यादा अजीब बात उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। घोड़ों का पाचन तंत्र एक पूरी तरह से वन वे स्ट्रीट है। वन वे स्ट्रीट मतलब खाना वापस नहीं आ सकता? एग्जैक्टली, एक बार खाना पेट में चला गया तो वो वापस नहीं निकल सकता। आसान शब्दों में कहें तो घोड़े उल्टी यानी वॉमिट नहीं कर सकते। ये तो बहुत ही खतरनाक डिजाइन लगता है मुझे। अगर उन्होंने कोई जहरीली चीज खा ली या खराब चारा खा लिया तो वो उसे बाहर कैसे निकालेंगे? वो उल्टी क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे ना एवोल्यूशन का एक बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन है। घोड़ों की फूड पाइप और पेट के जुड़ने वाले पॉइंट पर एक बेहद मजबूत वाल्व होता है जिसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। ओके, ये वाल्व क्या करता है? ये सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है।
अब प्रेडेटर से बचने के लिए घोड़ों को बहुत तेज दौड़ने की जरूरत थी। अगर दौड़ने के दौरान उनका पेट हिलता और खाना वापस गले में आ जाता तो वो सांस नहीं ले पाते और मारे जाते। ओह, मेक सेंस। इसलिए प्रकृति ने उस वाल्व को इतना मजबूत बना दिया कि वो उल्टी होने ही नहीं देता। और यही वजह है कि घोड़ों में कॉलिक यानी पेट दर्द इतनी जानलेवा बीमारी मानी जाती है। प्रकृति का डिजाइन भी ना कमाल है। और अगर हम स्पीड की बात करें तो इस इंजन का सबसे मेन पार्ट है उनका बड़ा सा दिल। जी हाँ, एक एवरेज घोड़े का दिल लगभग 4 से 5 किलो का होता है, एक बास्केटबॉल के आकार का। 5 किलो का दिल, ओ भाई। जब वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हैरान अंगेज रफ्तार से दौड़ते हैं तो ये बड़ा सा दिल उनके मसल्स में भारी मात्रा में ऑक्सीजन पंप करता है और इसमें उनकी स्प्लीन यानी तिल्ली एक सुपरचार्जर की तरह काम करती है। दिल्ली सुपरचार्जर की तरह? वो कैसे? दौड़ने के दौरान स्प्लीन सिकुड़ती है और बॉडी में एक्स्ट्रा रेड ब्लड सेल्स छोड़ देती है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल अचानक बढ़ जाता है। ये तो सच में किसी गाड़ी में नाइट्रो बूस्ट लगाने जैसा हो गया। और इस मशीन के कुछ और फैक्ट्स तो मेरे होश उड़ा चुके हैं। जैसे क्या आपको पता है, एक हेल्दी घोड़ा दिन भर में 94 लीटर तक पानी पी सकता है। 94 लीटर? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल है उनके लिए। और उस रूखे चारे को पचाने के लिए वो हर दिन 40 लीटर तक लार यानी सलाइवा पैदा करता है। और ये 40 लीटर लार कोई छोटी बात नहीं है। ये सलाइवा दरअसल पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बफर का काम करता है, क्योंकि उनका पेट हमेशा एसिड बनाता रहता है। अगर वो लगातार चबाकर लार नहीं बनाएंगे तो उन्हें पेट में अल्सर हो जाएगा। वाओ। इसके अलावा मुझे घोड़ों की बॉडी के बारे में 2 और अजीब फैक्ट्स पता चले। पहला, उनके खुर या हूव्स। हाँ। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कोई हड्डी होती है, लेकिन ये असल में उसी केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं जिससे इंसानों के नाखून और बाल बनते हैं। हाँ। मतलब अगर ठीक से सोचें तो वो पूरी जिंदगी अपने नाखूनों के बल पर दौड़ रहे होते हैं। और मजेदार बात यह है कि इंसानों के नाखूनों की तरह ही घोड़ों के खुर भी लगातार बढ़ते रहते हैं। इसीलिए जो पालतू घोड़े होते हैं उनके खुरों को रेगुलर बेसिस पर ट्रिम करना पड़ता है। सही कहा। और दूसरा फैक्ट ये है कि घोड़े के दांत उसके दिमाग के कंपैरिजन में सिर में ज्यादा जगह घेरते हैं। वेट, क्या? हाँ, मतलब उनका दिमाग लगभग 623 ग्राम का होता है और दांत उससे भी कहीं ज्यादा जगह लेते हैं सर के अंदर। अच्छा। इसे सुनकर शायद कोई सोचे कि घोड़े बहुत अक्लमंद नहीं होते, लेकिन ये सिर्फ एवोल्यूशन की एक जरूरत थी। कैसे? सख्त घास और चारे को पीसने के लिए उन्हें बहुत बड़े और मजबूत दांतों की और लंबी जड़ों की जरूरत थी। इसलिए प्रकृति ने सर की बनावट में दांतों को ज्यादा जगह दे दी, लेकिन उनके दिमाग का आकार उनकी इंटेलिजेंस को कम नहीं करता। अब इतना सब कुछ लगातार खाने, इतना तेज दौड़ने और प्रेडेटर से हमेशा अलर्ट रहने के बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है दिमाग में। ये जानवर सोते कब है और कैसे सोते हैं? क्योंकि यहाँ एक बहुत ही अद्भुत इंजीनियरिंग चमत्कार सामने आता है जिसे स्टे अपैरेटस कहते हैं। स्टे अपैरेटस सच में प्रकृति की सबसे बेहतरीन बायो इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है। ये घोड़े के पैरों में मौजूद टेंडन, लिगामेंट्स और मसल्स का एक स्पेशल लॉक सिस्टम है। लॉक सिस्टम? मतलब पैर लॉक हो जाते हैं? हाँ, जब एक घोड़ा खड़ा होता है तो वो अपने घुटने की हड्डी को एक लिगामेंट के ऊपर फंसाकर लॉक कर देता है। इसकी वजह से उसके पैरों का पूरा वजन हड्डियों और लिगामेंट्स पर आ जाता है और मसल्स को रिलैक्स मिल जाता है। एकदम। मसल्स को जीरो मेहनत करनी पड़ती है, यानी घोड़ा बिना अपनी मसल्स थकाए आराम से खड़े खड़े ही झपके ले सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? मेरा मतलब कोई भी जीव आराम से जमीन पर लेटकर अपनी थकान मिटाना क्यों नहीं चाहेगा? इसका सीधा सा जवाब है जिंदा रहना। घोड़े मूल रूप से प्रे एनिमल्स हैं। लाखों सालों तक जंगलों में शेर और भालू जैसे प्रेडेटर्स उनका शिकार करते थे। तो लेटने में रिस्क था? बहुत बड़ा रिस्क। घोड़े की बॉडी का आकार ऐसा है कि अगर वो जमीन पर लेटा हो तो उसे उठकर भागने की पोजीशन में आने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, और एक भूखे शेर के सामने ये कुछ सेकंड्स मौत का कारण बन सकते हैं। सही बात है। इसलिए प्रकृति ने उन्हें खड़े होकर झपकी लेने का ये वरदान दिया है, ताकि खतरा महसूस होते ही वो तुरंत 80 की स्पीड पर भाग सकें। तो क्या इसका मतलब ये है कि घोड़े कभी लेटते ही नहीं है? क्योंकि एक बहुत ही फेमस लोक कथा भी है कि घोड़ा कभी नहीं बैठता या लेटता। यहाँ सबसे हैरानतंगेज बात ये है
कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है और यहाँ मिथ और साइंस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सच क्या है? सच ये है कि स्टे अपैरेटस से वो खड़े होकर लाइट स्लीप यानी झपकी तो ले सकते हैं, लेकिन हर मैमल की तरह उन्हें भी उन सपनों वाली गहरी नींद की जरूरत होती है जिसे हम REM स्लीप कहते हैं। REM स्लीप, ओके। और इस डीप स्लीप के दौरान बॉडी की सारी मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती हैं, इसलिए रेम स्लीप के लिए घोड़े को हर हाल में जमीन पर लेटना ही पड़ता है। अच्छा, मतलब वो लेटते जरूर हैं डीप स्लीप के लिए? बिल्कुल। अगर कोई घोड़ा डर या इनसिक्योरिटी की वजह से कई दिनों तक जमीन पर ना लेटे तो वो स्लीप डिप्राइव्ड हो जाएगा, वो बीमार पड़ सकता है और अचानक गिर भी सकता है। विज्ञान कैसे कहानियों के सच को सामने लाता है, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। एक और मिथ है जो अक्सर फिल्मों में बहुत रोमांटिक तरीके से दिखाया जाता है कि घोड़ों में कोई जादुई शक्ति होती है या वो इंसान की आत्मा और उसके डीपेस्ट थॉट्स को पढ़ सकते हैं। ये आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साइंस इसका भी बहुत लॉजिकल जवाब देता है। वो कोई आत्मा नहीं पढ़ते, बल्कि उनका ऑब्जर्वेशन स्किल इंसान की कल्पना से कहीं ज्यादा शार्प होता है। मतलब वो हमारी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करते हैं? बॉडी लैंग्वेज से भी कहीं ज्यादा। घोड़े बहुत ही सेंसिटिव और हार्ड वायर्ड जीव होते हैं। जब कोई डरा हुआ या घबराया हुआ इंसान उनके पास जाता है तो घोड़े उसकी बढ़ी हुई हार्ट रेट को कैच कर लेते हैं। हार्ट रेट कैच कर लेते हैं? वाओ! हाँ, और सिर्फ हार्ट रेट ही नहीं, उस इंसान की बॉडी से निकलने वाले स्ट्रेस हार्मोन्स की स्मेल और उसके चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस को वो इतनी जल्दी और एग्जैक्टली सिंक कर लेते हैं कि इंसान को लगता है घोड़े ने उसका दिमाग पढ़ लिया। क्या बात है! मतलब उनका कम्युनिकेट करने का तरीका और उनकी इमोशनल लैंग्वेज बहुत ही डीप है। इसी बात पर मुझे वो फ्लेमन रिस्पॉन्स याद आ रहा है। ओह हाँ, फ्लेमन रिस्पॉन्स। मैंने कई बार देखा है कि घोड़ा अपना ऊपरी होंठ उठाकर दांत दिखाता है, तो लोग अक्सर हंसते हैं कि देखो घोड़ा मुस्कुरा रहा है या चिढ़ा रहा है। क्या ये वाकई कोई इमोशन है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो हम इंसान अपनी फीलिंग्स जानवरों पर थोपकर बना लेते हैं। जब घोड़ा अपना ऊपरी होंठ ऊपर की तरफ मोड़कर दांत दिखाता है तो वो मुस्कुरा नहीं रहा होता। तो वो कर क्या रहा होता? उसके नाक के ठीक अंदर जैकबसन ऑर्गन नाम की एक स्पेशल ग्लैंड होती है। होंठ को इस तरह मोड़ने से नॉर्मल सांस लेने का रास्ता बंद हो जाता है और हवा सीधे इस ग्लैंड में जाती है। ओके, तो इससे क्या होता है? घोड़ा दरअसल हवा में मौजूद फेरोमोन्स और केमिकल स्मेल्स का एनालिसिस कर रहा होता है। ये मुस्कुराना नहीं बल्कि अपने आसपास के माहौल की केमिकल टेस्टिंग करने की एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अच्छा, तो वो स्माइल नहीं, एक केमिकल लैब टेस्ट चल रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घोड़ों में इमोशंस नहीं होते या वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉडर्न रिसर्च बताती है कि घोड़े अपनी आंखों, कानों और होठों का यूज करके अपने चेहरे से 15 अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखा सकते हैं और ये नंबर लगभग इंसानों के बराबर है। 15 अलग एक्सप्रेशन, ये तो बहुत इंप्रेसिव है। और उनकी फीलिंग्स के साथ साथ उनकी मेमोरी भी किसी कंप्यूटर से कम नहीं होती। हाथी की तरह ही घोड़ों की याददाश्त भी फ्लॉलेस होती है। वो चेहरे याद रखते हैं? हाँ, वो इंसानों के चेहरे पहचान सकते हैं। अगर किसी ने उनके साथ अच्छा या बुरा बर्ताव किया है तो वो उस इंसान को और उस जगह को सालों बाद भी नहीं भूलते। वो ट्रॉमा और प्यार दोनों को हमेशा के लिए अपने दिमाग में सेव कर लेते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने प्राचीन ग्रंथों के सात्विक अश्वों से लेकर 180 डिग्री घूमने वाले कानों, 5 किलो के इंजन वाले दिल और पैरों से भूकंप सुनने वाले रेडार सिस्टम तक हर रहस्य के पन्ने पलट लिए हैं। इन सारी कड़ियों को जोड़ने पर आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर हम इन सभी साइंटिफिक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को एक साथ देखें तो एक बहुत ही गहरा नेचुरल फिलॉसफी सामने आती है। इंसान होने के नाते ना हमने इस पूरी दुनिया पर और यहाँ तक कि घोड़ों पर भी कंट्रोल करना सीख लिया है। हमने उन्हें पाला, युद्ध में झोंका। लेकिन घोड़े हमें सिखाते हैं कि प्रकृति में जिंदा रहने का असली मतलब कंट्रोल करना नहीं बल्कि कनेक्शन है। ये जीव आज भी उस लिमिटलेस नेचर के साथ बहुत डीप कनेक्शन में जीते हैं। सही बात है। वो सिर्फ इस धरती पर रहते नहीं है बल्कि वो उसे हर सेकंड सुनते हैं, उसे अपने खुरों से महसूस करते हैं। और मुझे लगता है ये हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल और झकझोर देने वाला विचार है। और इसी से जुड़ा एक प्रोवोकेटिव थॉट या कहें एक सवाल मैं यहाँ सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूँगा। सोचिए,
हमारी इस मॉडर्न एयर कंडीशन्ड कंक्रीट और टेक्नोलॉजी से घिरी लाइफस्टाइल ने हमारे भीतर के उन नेचुरल सेंसर्स को कितना सुन कर दिया है। बिल्कुल। जिन माइक्रो वाइब्रेशंस, हवा के प्रेशर और प्रकृति की आहटों को घोड़े आज भी हर एक सेकंड महसूस करते हैं। क्या हम इंसान इस डेवलपमेंट की अंधी दौड़ में अपनी उन आदिम इंद्रियों को पूरी तरह खो चुके हैं? क्या हम फिर से अपने आसपास की प्रकृति की उस शांत आवाज को सुनना सीख सकते हैं? सुनने वालों के लिए ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। वाकई ये बहुत सोचने पर मजबूर करता है। इस सवाल के साथ आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को हम यहीं विराम